Good afternoon to all of you. NCDEX प्रेजेंट इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि ये इन्वेस्टर एजुकेशन की श्रृंखला चलती आ रही है, आज का हमारा दिन पहले सिस्टम सील का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, तो इसके बारे में हम इस आज के प्रोग्राम में जानेंगे। बेसिकली ये प्रोग्राम चालू करने होने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। फिलहाल आप व्यू एंड म्यूट मोड पे रहेंगे। आप सेशन के दौरान आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, आप आपके लेफ्ट हैंड में जो Q&A ऑप्शन है उसमें आप टाइप कर सकते हैं। हम आपके क्वेरी को आंसर करेंगे। तो बेसिकली आज का हमारा सेशन मोरलेस 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट सेशन में हम थोड़ा एज अ कमोडिटी मार्केट के बारे में जानेंगे। सेकंड सेशन में हम सिस्टम सीड के बारे में थोड़ा एक्शन में के कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स जानेंगे। फिर थोड़ा कुछ इसके फंडामेंटल्स भी जानेंगे एंड थर्ड सेशन में हम डूज एंड डोंट को कवर करेंगे। तो यस, अभी हम सेशन को चालू करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट विथ ओवरव्यू ऑफ द कमोडिटी डेरिवेटिव सिस्टम। देख सकते हैं कि हमारे जो कमोडिटी एक्सचेंज का इवोल्यूशन 1900 में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद 1910 से 1930 के दौरान कुछ कमोडिटीज में ट्रेड हो गए, जैसे कि ऑयल सीड्स एंड रॉ जूट। 1953 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का गठन हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि सेबी जो प्रेजेंट हमारा एक्सचेंज ऑल एक्सचेंज कमोडिटी एक्सचेंज का रेगुलेटर है, सेबी से पहले फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के अंडर के प्रीव्यू में काफ़ी सारे साल एक्सचेंज रेगुलेट होते थे। उसके बाद 20वीं शतक में ऑन बैन कुछ लेटर हब हो गया। फिर 2001 में फाइनली गवर्नमेंट ने लिस्ट ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स अलोकेट किया है एंड 2003 में बेसिकली कुछ एक्सचेंजेस में कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2003 से लेके ऑलमोस्ट 2015 एंड तक ऑल एक्सचेंजेस फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के अंडर आते थे। उसके बाद आफ्टर सितंबर 2015 सेबी के अंडर फिलहाल ऑल एक्सचेंजेस वर्किंग है। ये थोड़ा हम स्ट्रक्चर जानेंगे कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में। बेसिकली जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में देखा कि फिलहाल ऑल एक्सचेंजेस को सेबी रेगुलेट करता है। सेबी को कम्स इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आता है। उसके बाद ऑल नेशनल एक्सचेंजेस आता है, जैसे कि हम जानते हैं कि एनसीडेक्स है, एमसेक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, आईसीएक्स इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। हाल लास्ट दो साल से एनएसी बीएससी ने भी अभी फिलहाल कमोडिटी प्रोडक्ट ऑफर करने का स्टार्ट किया है। एज ऑन टुडे सेबी ने ऑलमोस्ट हमें 91 कमोडिटीज का परमिशन दिया है, जिससे मतलब 91 कमोडिटी मार्केट में फिलहाल डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए अलाउ है। बट आउट ऑफ 91 ऑलमोस्ट 20 to 25 ही फिलहाल अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो फिलहाल कमोडिटी ट्रेडेबल है। तो हम देख सकते हैं कि देयर आर ह्यूज ऐसे बहुत से कमोडिटीज हैं जहां पे हम फ्यूचर प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेबी एज अ रेगुलेटर बनने के बाद काफ़ी सारे पॉजिटिव कमोडिटी मार्केट में देखने को मिला है। 2017 की सबसे बड़ा एक माइलस्टोन जिसमें बोल सकते काफ़ी सालों से कमोडिटी मार्केट पार्टिसिपेंट की डिमांड थी कि अनलाइक इक्विटी मार्केट, जहाँ पे ऑप्शंस एक बेहतरीन प्रोडक्ट
बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट एज वेल एज एक काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा था इक्विटी मार्केट में, वैसा ही एक प्रोडक्ट कमोडिटी मार्केट में भी परमिशन मिले ट्रेडिंग के लिए। तो वो काफ़ी सालों से मांग थी, जो कि सेबी ने 2017 को ऑप्शन थ्रू हमें परमिशन मिला। उसके बाद उसी साल 2017 में जून में अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट को भी सेबी ने अलाउ किया ट्रेडिंग इन कमोडिटी मार्केट। सितंबर में इक्विटी का अच्छा सा क्लाइंटल देखते हुए सेबी ने परमिशन दिया ऑल एक्शन जो एक्शन के ब्रोकर्स है, जो कि इक्विटी और कमोडिटी फर्म अलग अलग रखते हैं, उनको कहीं कहीं मर्जर की अलाउ किया। तो अभी सीमलेसली इक्विटी के क्लाइंट कमोडिटी में चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी के क्लाइंट अंडर सिंगल अम्ब्रेला इक्विटी में काम कर सकते हैं। तो एक काफ़ी सराहना सेबी के एंड से स्टेप था, जो कि कमोडिटी मार्केट को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके अलावा बैंक सब्सिडीज को अलाउ किया, कमोडिटी डेरिवेटिव सेल डिस्ट्रीब्यूट टू कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट एज वेल एज बैंक को एज ए प्रोफेशनल क्लीयरिंग बनने के लिए भी परमिट किया, वो भी काफ़ी सराहना स्टेप है। 2018 की बात करेंगे तो जो फॉरेन इलिजिबल एंटिटीज है, जिसको हम बोलते हैं कि फॉरेन इलिजिबल एंटिटीज, जिनका रिस्क एक्सपोजर इंडियन मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंड होता है, उनको कुछ क्राइटेरिया थ्रू उनको हेज करने की अनुमति दी। जैसे कि हम बात करते हैं कि कैस्टर ऑयल है, जो कि काफ़ी सारा मैक्सिमम स्पाइसेस, कैस्टर ऑयल, इनफैक्ट कॉटन, जो कि मेजरली हम इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, जो कि इम्पोर्टर्स है, इनका रिस्क कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो वो भी कुछ क्राइटेरिया थ्रू इंडियन मार्केट में एक्शन थ्रू अपना हेज रिस्क कवर कर सकते हैं हेज माध्यम से। उसके अलावा 2019 में म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस है अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। म्यूचुअल फंड्स को कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने की परमिशन दी थी। एंड लास्टली इंडाइसेस, हाल ही में इंडाइसेस को परमिशन दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीडीएक्स ने भी एग्री इंडेक्स एज अ इंडेक्स जो कि 10 लिक्विड कमोडिटी का बैंकवेट है, फिलहाल एक्शन में भी ट्रेडिंग के लिए अलाउ है एज अ एग्री इंडेक्स नाम से। ये कुछ लिस्ट ऑफ कमोडिटीज है। फिलहाल आप ब्रैकेट हर एक ब्रैकेट में देख सकते हैं कि सीरियल्स एंड पल्सेस की बात करेंगे तो बाजरा, बार्ले, चना, मेज, व्हीट, मूंग, पैडी है। स्पाइसेस की बात करेंगे तो कोरिएंडर, जीरा, टर्मरिक। फाइबर की बात करेंगे तो कॉटन सीड ऑयल, कैके, शंकर कपास, 29 का mm कॉटन। गवार कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो गवार सीड है, गवार गम है। एंड ऑयल सीड्स की बात करेंगे तो सोयाबीन, सोया रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड सीड, कैस्टर सीड, क्रूड पाम ऑयल एंड सिसम सीड। ये जो कुछ लिस्टेड कमोडिटीज फिलहाल ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। बेसिकली इस स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एज अ कमोडिटी एज वेल एज अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव। सिंपल भाषा में बात करेंगे तो कमोडिटी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट में क्या फ़र्क हमें फ़िलहाल देखने को था। सबसे मेजर फ़र्क है कि कमोडिटी बाज़ार में जो कि सेटलमेंट्स होते हैं, वो एक्चुअल डिलीवरीज में सेटलमेंट होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जीरा है, कैस्टर है, RM सीड है, सोयाबीन है, उनका कहीं ना कहीं सेटलमेंट में हम देखें तो एक्चुअल डिलीवरीज में इसका सेटलमेंट होता है। बल्कि हम इक्विटी मार्केट में बात करेंगे तो सिर्फ वो कैश सेटल ही होता है। सेकंड एक प्रोमिनेंट जहाँ पे डिलीवरीज की बात आई, डेफिनेटली वहाँ पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि हम इक्विटी मार्केट में बारे में बात करेंगे, जो कि सिर्फ वो कैश सेटल ही होता है और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, तो एक डिफरेंसेस वहाँ पे पाए नहीं जाते इक्विटी मार्केट में। तीसरा सबसे तीसरा फर्क है कि होल्डिंग कॉस्ट। कमोडिटी मार्केट में डेफिनेटली कोई भी कमोडिटी होल्ड करता है तो उसको असाइंग, वेयरहाउसिंग कॉस्ट एज वेल एज इंश्योरेंस कॉस्ट उसको बोन करना पड़ता है। जनरली फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट ही उनको बोन करना पड़ता है। कमोडिटी मार्केट में अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट
बिकॉज़ काफ़ी सारे और चीज़ें भी बर्न करना पड़ती है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्लाइड में दिखाया है। यस, जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिकल मार्केट आर सीज़नल इन नेचर। बेसिकली हर एक कमोडिटीज़ का सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम फिक्स होता है, जैसे कि हम खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, समर क्रॉप, हर एक हर एक सीज़न के हिसाब से सीज़नैलिटी के अनुसार हर स्टेट की हिसा के मद्देनज़र रखते हर एक क्रॉप का पैटर्न अलग-अलग होता है। बट इन कैश मार्केट इट एक्टिव इन थ्रू आउट द ईयर। यस, अभी फैक्टर अफेक्टिंग की बात करेंगे तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में डिमांड सप्लाई काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। डेफ़िनेटली डिमांड से डिमांड से ज़्यादा सप्लाई रहेगा तो हम डेफ़िनेटली कुछ डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर डाउनसाइड प्राइसेस को देखने को मिलता है, एज़ वेल एज़ वाइस वर्सा। अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमएसपी, एक बोल सकते हैं कि एमएसपी है, फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, फिर आप ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंज होना, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि फैक्टर अफेक्टिंग करती है। अब सेम चीज़ इक्विटी में बात करेंगे तो ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस एक काफ़ी, उसके अलावा परफॉर्मेंस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का परफॉर्मेंस पे और उसका प्रॉफिट एंड लॉस पे काफ़ी सारा फैक्टर इम्पैक्ट करता है। तो मोर और लेस एक कुछ मेजर 4 to 5 पॉइंट्स हैं जो कि कमोडिटी मार्केट से इक्विटी मार्केट से कमोडिटी मार्केट को डिफरेंशिएट करता है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अभी हम यहाँ से जो एक्शन ने हाल फिलहाल में जो कमोडिटी लॉन्च किया था, वाइट नेचुरल व्हाइटी सीसम सीड, उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे बेसिकली। तो हम थोड़ा उसका प्रोडक्शन, सीज़नैलिटी क्या है, ट्रेड फ्लो कैसे होता है, सप्लाई चेन क्या है, फिर शॉर्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन एंड थोड़ा बहुत इसकी वोलेटिलिटी क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट विथ ओवरव्यू। अभी ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो सीसम सीड में अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीसम सीड इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय एशिया। ठीक है। आफ्टर दैट अभी ग्लोबल रैंक की बात करेंगे तो इंडिया का थर्ड रैंक आता है, जो कि टोटल प्रोडक्शन से ऑलमोस्ट 12 to 15% कंट्रीब्यूट करता है। एंड इन टर्म्स ऑफ मेट्रिक टन की बात करेंगे तो ग्लोबल का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 60 to 65 लाख टन के रेंज में आता है, जो कि इंडिया का प्रोडक्शन की इन टर्म्स ऑफ बात करेंगे तो ऑलमोस्ट इंडिया कंट्रीब्यूट 6 to 7 लाख टन। सो इंडिया इज प्रोमिनेंट कंट्री फॉर एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव। इंडिया इंडिया में बात करेंगे तो बेसिकली 4 to 5 मेजर स्टेट है जहाँ पे सीसम सीड का कल्टीवेशन पाया जाता है। मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। एंड एन एवरेज इंडिया का प्रोडक्शन रफली हर साल समवेयर अराउंड 6.5 से 7 लाख के रेंज में ही हमने हर साल पाया जाता है, जो कि तीनों सीजन मिला के हमने पाया जाता है, कि जैसे कि खरीफ, रबी एंड समर्स। बेसिकली सीसम सीड तीनों सीजन में पाया जाता है, बट इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है आउट ऑफ, इफ यू टॉक अबाउट एनुअलाइज 7 लाख टन एमटी प्रोडक्शन, 60 to 65% जो कि प्रोडक्शन है जो कि खरीफ सीजन में पाया जाता है, जिसका अभी सोइंग हो चुका है, ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग भी खत्म हो चुकी है। इसके आने वाले स्लाइड में हम वो सीजनलिटी भी देखेंगे कि किस सीजन में इसका सोइंग एंड हार्वेस्टिंग पाया जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि ग्लोबल प्रोडक्शन में इसका 12% कंट्रीब्यूशन है। मध्य प्रदेश
मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अपार्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ऑलमोस्ट एक 5 स्टेट ऑलमोस्ट 83 to 85% टोटल प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंशिएट हम करेंगे तो मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट 21% कंट्रीब्यूट करता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 18% कंट्रीब्यूट करता है। राजस्थान का कंट्रीब्यूशन 17% है, गुजरात का 16% है एंड ओडिशा, वेस्ट बंगाल का 11% कंट्रीब्यूशन है। तो हम इसका अभी फिलहाल सीजनैलिटी के बारे में जानेंगे। बेसिकली जैसे कि मैंने बोला कि सीजन सीड तीनों सीजन में लिया जाता है, खरीफ, रबी और समर्स। अभी खरीफ की बात करेंगे तो जनरली इसका सोइंग स्टार्ट फ्रॉम मई एंड एंड विथ अगस्त। सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर से इसका जनरली हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है एंड हार्वेस्टिंग एट्स विथ अक्टूबर टिल नवंबर। तो ऑलमोस्ट नवंबर फर्स्ट वीक से जनरली इसका अराइवल स्टार्ट हो जाता है। रबी की बात करेंगे तो रबी की सोइंग अभी अक्टूबर नवंबर में की जाती है एंड इसका रबी सीजन का हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है फेब मार्च से। एंड सेम थिंग हम समर्स की बात करेंगे तो समर्स में इसका सोइंग किया करते हैं जनवरी से लेके मार्च तक एंड इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है मई टू जून। तो बेसिकली सीजन से तीनों सीजन में लिया जाता है। अभी तीनों सीजन में कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से सीजन में इसका पाया जाता है आप नीचे वाले टेबल में देख सकते हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड गुजरात में ऑलमोस्ट ऑल सीजन में खरीफ में तो लिया जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उड़ीसा में रबी और समर्स में ही किया जाता है एंड कुछ पोर्शन गुजरात का कुछ इलाके में, कुछ एरियाज में समर्स का भी इसका थोड़ा बहुत क्रॉपिंग होता है। तो मोरलेस इस स्लाइड से पता चल रहा है कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन सीसम सीड का इंडिया में पाया जाता है जो कि खरीफ में है एंड इसका अराइवल जनरली स्टार्ट फ्रॉम नवंबर से लेके टिल जान फेब तक इसका खरीफ का अराइवल्स मार्केट में आना चालू हो जाता है। ये बेसिकली कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो कि वैल्यूएशन एक्टिविटीज बाय स्टेक होल्डर्स स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन, फार्मर्स, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, एग्रीगेटर जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, प्राइमरी ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग की जाती है, स्टोरेज किया जाता है, प्रोसेसर्स जहाँ पे प्रोसेसिंग करके जनरली सिसम दो फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता है, एक नेचुरल रॉ फॉर्म में एज वेल एज सेकंड फॉर्म में हलिंग में। हलिंग इन द सेंस जो सिसम सीड का आउटर कवर निकाल के जो इनर कवर होता है जो व्हाइटिश होता है उसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है, उसको जनरली हलिंग बोलते हैं। तो वो एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जहाँ पे हलिंग करके भी वो एक्सपोर्ट होता है। फिर क्रशिंग जहाँ पे सम क्रशर्स फ्रॉम साउथ जनरली दे क्रश सीड फॉर मेकिंग सम वैल्यू एडेड ऑयल्स। ऑयल जनरली इसका बेसिकली एज अ कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है, बट मोर और लेस इसका एज अ कॉन्टिनेंट फूड बनाने के लिए मैक्सिमम इसका ऑयल का यूज़ किया जाता है। एंड आफ्टर क्रश जो मील बनता है तो मील का कंजम्पशन जनरली एज अ सप्लीमेंट तौर के लिया जाता है। तो काफ़ी अच्छे इसका बोल सकते हैं कि वैल्यू एडिशन स्टेक होल्डर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलमोस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव बात करेंगे तो इंडिया ऑलमोस्ट 30 to 35% आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया जाता है। तो exporters also keen watch this market for because they are direct interest on buying from India. So why future market? The price fluctuation is key concept for valuation stakeholder of system seed. Yes, if you look at the अभी price fluctuation हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे कि डेफिनेटली प्राइस फ्लक्चुएशंस काफ़ी सारे अहमियत रखती है क्योंकि सिसम सीड क्रॉप बहुत ही हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल एंड
फॉर प्रोडक्शन होता है। रेनफॉल डिफिशिएंसी ड्यूरिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर सोइंग रेनफॉल डिफिशिएंसी के चलते हमें काफ़ी सारे यील्ड में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यस, लिमिटेड एक्सेस टू फार्मर पर्सपेक्टिव बात करेंगे तो लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट, यस, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट कंसिडर कमोडिटीज लाइक जीरा, जहाँ पे हमने देखा है कि अक्रॉस इंडिया का मैक्सिमम जीरा जो होता है एज ऊंझा डिलीवरी सेंटर्स में ट्रेड होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट सीसम से, जैसे कि हमने देखा कि सीसम एक वाइड स्प्रेड होने के चलते डेफिनेटली एक उचित ट्रांसपेरेंट भाव का डेफिनेटली इनको इम्पैक्ट देखने को मिला है। प्राइस फ्लक्चुएशन, अभी एग्रीटर एंड एजेंट ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो प्राइस फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है इसका, क्योंकि एज ए एक्सपोर्ट ड्रिवन कमोडिटी होने के चलते एक्सपोर्ट्स की डिमांड जब भी निकल के आती है उसमें काफ़ी सारा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। यस, लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्राइस डिस्कवरी एज वेल एज लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑन प्राइजेस ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। एक फेयर ट्रांसपेरेंट मार्केट के नहीं के चलते डेफिनेटली ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट है उनको एक्सपोर्ट के प्राइजेस क्या चलते रहते हैं, मार्केट किस इंटरनेशनल मार्केट किस रेट पे नीचे, हम एक उसको बोल सकते हैं एक छोटी कम्युनिटी एंड नीचे मार्केट के चलते एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है डेफिनेटली। इसका अभाव के चलते दे कैन मे बी सफर ह्यूज। तो एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म एंड ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी की जहाँ पे लोगों को प्राइस उचित प्राइस स्पॉट एज वेल एज फ्यूचर का पता चले, ये ज़रूरी है। मिलर्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो प्राइस फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू पर्सपेक्टिव बात करेंगे तो लिमिटेड अवेलेबल प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, यस, एज वेल एज डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड हम सीजन के बाद में बात करेंगे तो डोमेस्टिक जनरली इसका विंटर में ही डोमेस्टिक डिमांड पाया जाता है, आफ्टर विंटर इसका डिमांड थोड़ा कम हो जाता है। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट कि स्टॉकिस्ट एंड ट्रेडर को कि आगे जाके स्टॉक करे न करे, तो इनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ हो तो इनके डेफिनेटली अच्छा रहेगा, जहाँ पे वो अपना कम्युनिटी को हेज कर सके, अपना रिस्क को मिटिगेट कर सके। तो यस, डेफिनेटली जैसे कि हमने कंसर्न देखा, तो इन ऑर्डर टू मिटिगेट risk associated with the price fluctuations, NCDEX introduced the future contract in national system seed contract. Yes, जैसे कि हम बाकी कमोडिटीज में फ्यूचर एज अ फ्यूचर मार्केट के क्या उद्देश्य एंड बेनिफिट है, सेम उद्देश्य एंड बेनिफिट के चलते हमने सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया है। यस, दो तीन चीज़ें हैं। The price of systems is highly volatile, and this volatility asks the reliable mechanism to mitigate risks arising out of the price fluctuations. Yes, out of that, MSP, गवर्नमेंट MSP हर साल सिस्टम से डिक्लेयर करता है, बट एज ऑफ नाउ देर इज नो क्वांटिटी प्रोक्यूर्ड डन बाय गवर्नमेंट, बिकॉज इसके जो प्राइजेस होते हैं हमेशा से हमने लास्ट 4-5 साल में देखा है कि MSP के ऊपर ही ट्रेडेबल होते हैं। Yes, sesame seed does not come under essential commodity, hence no such restriction on export of sesame seed. Yes, sesame seed essential commodity act के ब्रैकेट में नहीं आता, इसलिए एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस न तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये सब कुछ रीजंस है इसके चलते एक्सचेंज ने इस कमोडिटी को लॉन्च किया है। बेसिकली जैसे कि हम बोलते आ रहे हैं कि इसकी वोलेटिलिटी हमने इनफैक्ट स्पॉट रेट से डिराइव किया है। डेफिनेटली ये एक्चुअल डेफिनेटली थोड़ा इसका देख सकते हैं कि इसकी वोलेटिलिटी एन एवरेज मोर देन 20% एंड समटाइम्स 35% भी मंथली इसकी वोलेटिलिटी टच होती है। एंड एवरेज प्राइस की लास्ट 5 साल के आप ग्राफ देखेंगे तो प्राइजेस स्टार्ट फ्रॉम 5,000 से लेके ऑलमोस्ट 14,000 तक भी इस रेंज में भी ट्रेडेबल होते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सीजनल चार्ट में कुछ कंसर्न्स है, बट इसमें नीचे के जो है वो अक्टूबर से लेके सितंबर का सीजनल चार्ट है। तो बेसिकली आप
कलर के हिसाब से देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम सीजन, इफ यू टॉक अबाउट 1920, तो सीजन स्टार्ट हुआ था 12 एंड फिलहाल अभी 8000 पे ट्रेड आया था, तो उससे अंदाज़ा लगा सकता है कि काफ़ी सारे मोमेंटम इसमें इस कमोडिटी में हम देखा पाया है। एंड राइट साइड में आप देख सकते हैं कि मंथली वोलेटिलिटी है, तो एन एवरेज मंथली वोलेटिलिटी मोर देन 15% इस कमोडिटी में पाई जाती है। तो हम अभी आगे के स्लाइड में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन के बारे में जानेंगे, जहाँ पे बेसिस सेंटर, एडिशनल रिले सेंटर्स क्या है, पेमेंट डिस्काउंट स्ट्रक्चर क्या है, फिर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, लॉन्च कैलेंडर एंड वैलिडिटी पीरियड एंड स्टैंडर्ड अलाउंस के बारे में जानेंगे। तो यस, तो बेसिस सेंटर के बारे में जानेंगे तो ऊंझा इज़ अ बेसिस सेंटर है। उसके अलावा राजकोट जो कि गुजरात में ही है, उसको एज अ एडिशनल रिलीज सेंटर है। ऊंझा बेसिस सेंटर रखने का मेन रीज़न है कि प्रेजेंस ऑफ गुड प्रेजेंस ऑफ मेनी प्रोसेसिंग यूनिट एंड लार्ज सेट ऑफ वीसीपीज। यस, जैसे कि आप जानते हैं कि ऊंझा जीरे के लिए भी एक हमारा बेसिस सेंटर है। वैसे ही इसलिए सिसम सीड का प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छे प्रेजेंस ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स है एंड लार्ज सेट ऑफ वीसीपीज है। अराइवल पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो गुजरात इज प्रोमिनेंट सेंटर्स फॉर अराइवल पर्सपेक्टिव। काफ़ी सारे स्टेट से गुजरात में ट्रैवल होके ऊंझा मंडी में एज अ सेलिंग करने के लिए देखा गया है। जैसे कि हमने जीरे में भी देखा गया है कि काफ़ी सारा क्वांटिटी राजस्थान एंड नियर बाय स्टेट से एज ऊंझा मंडी में सेलिंग के लिए आता है। सेम हमने सिसम सीड को भी देखा गया है कि काफ़ी सारे स्टेट लाइक यूपी एंड स्टेट लाइक एमपी, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, काफ़ी सारा सिसम सीड ट्रैवल होके ऊंझा में सेलिंग के लिए आता है। तो इसीलिए हमने ऊंझा को एज अ बेसिस सेंटर की तरह चुना है एंड apart from Unja, Rajkot has additional release centers. Yes, and large, the good infrastructure support in terms of availability of WRE warehouses and proper road network and railway network. Yes, availability of warehouse के good availability of WRE warehouses Unja के सराउंडिंग के चलते हमें एडेड एडवांटेज फॉर जो सेलर है एंड इनफैक्ट जो फार्मर एफयूज है, उनको डिपॉजिट को बढ़ावा देने के लिए हमने ऊंझा को एज अ बेसिस सेंटर चुना है। अभी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। टिकर सिंबल, सिस्टम सीट, फिर ट्रेडिंग यूनिट 5 MT, ये सब चीज़ें आप एक्सचेंज के वेबसाइट में भी फिलहाल अवेलेबल है। फिर भी मैं एक बार रीड आउट करता हूँ। इसका ट्रेडिंग यूनिट 5 MT है, डिलीवरी यूनिट 5 MT है, मैक्सिमम ऑर्डर साइज 250 MT, प्राइस कोटेशन रुपीज़ पर क्विंटल, टिक साइज 5 रुपीज़, क्वांटिटी वेरिएशन ±2% है। बेसिस इसका एक्स वेयर ऑफ ऊंझा है, राजकोट है, डिलीवरी लॉजिक कंपल्सरी डिलीवरी एंड डिलीवरी स्पेसिफिकेशन अपॉन एक्सपेंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग ओपन पोजीशन रिजल्ट इनटू कंपल्सरी डिलीवरी एंड दिस रिगार्डिंग एक्सपायरी डेट 12th डे ऑफ द डिलीवरी मंथ एंड 12th को छुट्टी होती है तो हम विल कंसिडर एज अ प्रेसिडिंग डे फॉर एक्सपायरी। ये कुछ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि YTC 99% बेसिस है, अदर कलर सीड का पैरामीटर है जहाँ पे है 1% मैक्सिमम रेंज एमएस सीड है, फिर 2 से लेके 2.5 तक एक्सेप्टेबल है विथ अप्लाइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर भी 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 से 4 में 2% से लेके 4% ऑर्डर कलर सीड में हम 1:1 डिस्काउंट है एंड मोर देन एंड 4 to 5 इन बिटवीन अदर कलर में 1:2 डिस्काउंट है एंड मोर देन 5% if goods come so it is rejected, considered as rejected. Admixture 1% मैक्स है, फ्री फैटी एसिड है वो 1.5% मैक्स है, मॉइस्चर कंटेंट 6% है, ऑयल कंटेंट 48% मिनिमम है। तो एक क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है। जनरली इसमें कुछ हाँ एक्सेप्ट ऑर्डर कलर सीट देयर इज नो प्रीमियम डिस्काउंट
नीचे दे हमें थोड़ा अदर कलर सीड का डेफिनेशन दिया। अदर कलर सीड इंक्लूड्स डार्क सीड, लाइट सीड, रेन डैमेज, टच सीड एंड रेन अफेक्टेड सीड। एडमिक्सचर में हमने देखा गया कि अदर देन सीजन सीड includes all organic and or inorganic matter like mineral, animal, plant matter, leaves, pot, twigs, earth, sand, dust, stone, other crop seed, discharge। हम other admixture में गिने जाएंगे। एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है फिलहाल ट्रेडिंग के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट उंजाल एंड जैसे कि सेंटर्स अलोकेट किया, एडिशनल सेंटर राजकोट फिलहाल 2 सेंटर एट पर ही है। इसमें कुछ प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है। तो सीसम सीड कमोडिटीज के लिए इतना ही बताना। तो हम अभी इन्वेस्टर गाइडलाइन के बारे में जाएंगे, डूज एंड डोंट। फिलहाल इनिशियली हम डूज में जानेंगे। तो डूज में सबसे पहली चीज़ है कि एक्सचेंज सर्कुलर्स अवेलेबल ऑन वेबसाइट। हमें डेली रीड सेबी एज वेल एज एक्सचेंज सर्कुलर्स अवेलेबल ऑन एक्सचेंज वेबसाइट, जो कि एक्सचेंज से जो भी सर्कुलर्स आते हैं, इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट लाइक margins, contract specification, contract modifications, paying payout, if any change in trading timing, जो कि एक्शन पे वेबसाइट टाइम देता है, वो हमें रीड करना चाहिए। ट्रेड ओनली थ्रू एक्शन रजिस्टर मेंबर, हमें एक्शन रजिस्टर मेंबर से ट्रेड करना चाहिए। फिल KYC मैंडेट यूनिक क्लाइंट कोड, इंसिस्ट ऑन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। इंसिस्ट हमें बिल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट एवरी सेटलमेंट के बाद डिमांड करना चाहिए मेंबर्स से। इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सच एज मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स, ट्रेड नंबर, ट्रेड रेट, क्वांटिटी एंड आर्बिट्रल क्लॉज। क्रॉस चेक ट्रेड यूनियनेस थ्रू ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल ऑन एक्शन वेबसाइट। Pay required margin as well as M2M mark-to-market obligation in time and understand the consequences on non-payment. Be aware of risk associated with the dabba trading. Reconcile the statement, हमें हर स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना चाहिए मेंबर से। होल्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पोस्ट एवरी ट्रांजैक्शन एंड इन केस ऑफ एनी डिफरेंसी वाइज द सेम इमीडिएटली। हमें हमारा जो स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट एंड होल्डिंग स्टेटमेंट हर एवरी ट्रांजैक्शन के बाद रिकंसाइल चाहिए। एंड इस रिकंसाइल के बाद कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको एक्शन के जो कस्टमर सपोर्ट है उसमें आपको क्वेरी रेज करना चाहिए। एज वेल एज मेंबर को भी, मेंबर के कस्टमर सपोर्ट पे भी दे कैन रेज क्वेरी। इशू अकाउंट पे चेक and demand draft in the name of the brokers as it is appears on the contract and SEBI registration certificate। हमेशा हमें चेक्स जो इशू करते हैं वो ब्रोकर्स के नाम से ही करना चाहिए, जो कि SEBI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम से है, उसी ब्रोकर के नाम से ही चेक इशू करना चाहिए। इंसिस्ट ऑफ periodical statement instead of periodical statement of accounts of fund and securities from broker, check the accounts and notify of brokers and discrepancy। जैसे कि हम होल्डिंग स्टेटमेंट चेक करते हैं, ऐसे एज वेल एज अकाउंट्स में जहाँ पे फंड पेइंग पे आउट होता है वो भी ब्रोकर थ्रू टाइमली चेक करना चाहिए। एंड कुछ भी इसमें डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है पेइंग पे आउट में, वो आपको ब्रोकर को इन्फॉर्म करना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आर अनपरमिटेड इन कमोडिटी मार्केट and beware before parting fund under the portfolio management। फिलहाल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए अलाउ नहीं है, तो ऐसा कोई भी ब्रोकर एज वेल एज कोई फंड एजेंसी आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फंड पार्क करने की बोलती है तो आपको इसमें बिवेयर रहना चाहिए। फंडिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड intermediary aren't covered under the settlement guarantee mechanism of exchange, hence beware। the unauthorized intermediary से fund एक्सेस डोंट में हमें डोंट डील विथ अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी, द लिस्ट ऑफ मेंबर अवेलेबल ऑन एक्सचेंज, जो कि एक्सचेंज के मेंबर नहीं
नहीं है, रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है, उनके थ्रू आप ट्रेड डील नहीं करना चाहिए। डोंट अंडरटेक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, आपको ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन को डील नहीं करना चाहिए। डोंट गेट कैरिड अवे बाय alluring advertisement, rumors, hot tips, any promises and assured returns. Uh, जो एडवर्टाइजिंग रूमर्स एंड टिप्स देते हैं रिगार्डिंग प्रॉमिसिंग द फिक्स रिटर्न्स, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए आपको। डोंट अदर क्लॉज, डोंट एक्सेप्ट अनसाइंड एंड डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट। अपने रिस्क के चलते अपनी पोजीशन लेनी चाहिए, अपने बियॉन्ड कैपेसिटी के बाद आपको कैपेसिटी के बाहर आप पोजीशन लेनी नहीं चाहिए। Don't simply go by any explicit and implicit promise made by analyst, advisory, expert. Yes, आपको सिंपली किसी के एनालिस्ट, एक्सपर्ट एंड एडवाइजरी के प्रोमिसेस पे बिलीव करके ट्रेड करना नहीं चाहिए। ऑन कीपिंग ट्रैक योर फाइनेंशियल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट योर पोजीशन। यस, ये डेफिनेटली आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपको आपके फाइनेंशियल एज वेल एज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट योर पोजीशन, आपके पोजीशन के अगेंस्ट आपकी क्या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो देखना नहीं भूलना चाहिए। डोंट गो बाय द रिपोर्ट्स एंड प्रेडिक्शन मेड बाय वेरियस प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पीरियडिकली एंड सर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उसमें ब्लाइंडली बिलीव करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। इट फ्रॉम माय साइड एंड किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। तो ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आपके कुछ क्वेरीज हैं तो Q&A में आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन आ चुका है मिस्टर मंगे से, हाउ NCDEX sesame seed contract helpful for sesame seed exporters? Yes, definitely एक्सपोर्ट बेसिकली मेजरली इंपोर्टर होते हैं चाइना एंड यूरोप के, जो कि कंसाइनमेंट्स जो होते हैं बेसिकली फॉरवर्ड के कंसाइनमेंट्स होते हैं। तो फ्यूचर क्योंकि फिजिकल मंडी तो डे टू डे चलती रहती है, वो डे टू वेरिएशन डिमांड सप्लाई के हिसाब से अरावल के चलते डे टू डे वेरीज होती है। डिमांड अरावल के चलते डे टू डे प्राइजेस वेरिएशन होते हैं, बट फॉरवर्ड ट्रेड के लिए आपको एक फिक्स प्राइस की ज़रूरत है। तो आप एक्शन को एज अ प्राइस डिस्कवरी, प्राइस एक्शन के जो जैसे हम जानते हैं कि एक्शन के फॉरवर्ड के ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के आगे के एक्सपायरी के मंथ के भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। तो आप आगे के एक्सपायरी आपके कंसाइनमेंट एज ए एक्सपोर्टर, आपके कंसाइनमेंट के फॉरवर्ड ट्रेड के चलते आप आगे के महीने भी बाय करके एज ए फ्यूचर प्लेटफॉर्म पे बाय करके आप अपना एक्सपोर्ट एप्लीकेशन बिल्कुल फर्क कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन, आप फ्यूचर के आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस देख के आप अपने जो इम्पोर्टर्स है उनको अपना भाव कोट कर सकते हैं, जो कि फिलहाल
फिजिकल मार्केट में ये मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, जो कि फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स है वो एक रेफरेंस प्राइस लेके आप डेफिनेटली आपके जो फॉरवर्ड ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड वो उस मंथ में आप बाय पोजीशन लेके अपने कॉन्ट्रैक्ट को फिलफिल कर सकते हैं एक्सचेंज से प्लेटफॉर्म थ्रू बाय करके। तो एक्सपोर्टर्स में डेफिनेटली एज अ लॉन्ग हेज करके इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। आई होप मंगेश आई आंसर योर क्वेश्चन। तो यस, तो यस, बाकी कोई क्वेश्चन है तो अभी हम थैंक्स, अभी हम सेशन को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, एंड वंस अगेन थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशंस। ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम की श्रृंखला आगे भी रहेगी। आगे का टॉपिक हम शॉर्टली आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो डेफिनेटली आई होप कि आप आने वाले सेशन में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।